इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। हर एक बॉक्स में कम से कम एक बॉल जानी चाहिए। नहीं आया हूं, क्या है, नहीं आया हूं, कुछ तो बोल दो। और सब में एक एक जाने चाहिए, तो सब में एक एक बॉल बांट दो, तो सब में एक एक बॉल दे दोगे, तो यहां से कितनी बचेंगी बताओ तुम्हारी? 3। तो कितना बचेगा? सबके सब जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी। और इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 + 3 C3। तो कितना आएगा बताओ? 6C3। नहीं आया। तो आइडेंटिकल चीजों को डिफरेंट में बांटोगे तो क्या यूज करेंगे? मल्टीनोमियल। लेकिन अगर मान लो बॉल्स होते डिफरेंट, बॉल्स भी डिफरेंट होते और बॉक्सेस भी डिफरेंट होते, तो क्या करते? अगर बॉल्स भी डिफरेंट है, बॉक्सेस भी डिफरेंट हैं, तो अब क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे। अच्छा मुझे बता, मल्टीनोमियल क्यों नहीं कर सकते? मल्टीनोमियल क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते आइडेंटिकल चीजों? आइडेंटिकल चीजों पे ही क्यों करते हैं, डिफरेंट पे क्यों नहीं कर सकते? जैसे देखना, इस मल्टीनोमियल का एक सॉल्यूशन सोचो, 1 1 2 3 ये होता। ये एक तरीका है बॉल्स को डालने का बॉक्सेस में, तब जब बॉल्स कैसे हो? आइडेंटिकल। लेकिन अगर सोचो बॉल्स डिफरेंट होते, तो इस बॉक्स में एक बॉल गया तो फिर क्वेश्चन उठता कौन सा बॉल? इसमें एक बॉल गया, कौन सा बॉल? इसमें दो बॉल गए, कौन से बॉल? तो फिर इस पर्टिकुलर तरीके से बॉल डालने के कई तरीके होते। पिछला, क्योंकि बॉल्स आइडेंटिकल हैं तो इस तरीके से बॉल्स को इन बॉक्सेस में डालने का एक ही तरीका होगा। लेकिन अगर सोचो बॉल्स डिफरेंट हो जाती, तो इसमें तुम एक बॉल डाल रहे हो, तो फिर क्वेश्चन ये भी तो उठता कौन सी बॉल डालते? समझ रहा है? तो फिर इसी केस के कई सॉल्यूशन आते। इसीलिए अगर बॉल्स डिफरेंट है, तो हम लोग सिंपली क्या यूज करेंगे? ग्रुपिंग प्लस डिस्ट्रीब्यूशन। पहले चीजों को ग्रुप करेंगे, फिर चीजों को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ऐसा क्वेश्चन अपने कर रखा था, याद करो। बोलो। 4 बॉक्सेस हैं, कितनी बॉल्स हैं? 7। कोई भी बॉक्स खाली ना बचे तो पहले हम लोग क्या बनाते थे? केसेस। इसमें 4, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 1, या इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2 और इसमें 1। बोलो आया? नहीं आ गया तो बोल दो। अब इसमें 4, इसमें 1, इसमें 1, तो क्या करें बताओ? तो पहले 7 बॉल्स के एक 4 का, और याद करो 3 एक एक ग्रुप बनाते थे, और 3 ग्रुप का साइज कैसा है? सेम। तो पहले हमने 7 बॉल्स के 4 1 और 1 का ग्रुप बना लिया, और इन 4 ग्रुप्स को 4 डिफरेंट बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करने का 4 फैक्टोरियल। तो ये किस नहीं आया क्या? इसका आंसर कितना था बताओ? तो 7 बॉल्स का, एक 3 का, एक 2 का, और दो एक एक के, क्योंकि दो ग्रुप के साइज कैसे हैं? आइडेंटिकल। फिर उनको अरेंज करने का 4 फैक्टोरियल। इसका कितना था बताओ? 7 बॉल्स का, 2 का, 2 का और 2 का, 1/3 फैक्टोरियल, और इनको अरेंज करने का 4 फैक्टोरियल। ऐसे में बोलो यार कुछ तो। आया थोड़ा बहुत?
है क्या? और हो गया? इसमें कोई दिक्कत है क्या? इस केस में दिक्कत ओ आ रहा है ना? अगला था ना, अगर बॉल्स आर डिफरेंट बॉक्सेस आर आइडेंटिकल, क्या होता था? बॉल्स अगर डिफरेंट हो बट बॉक्सेस कैसे हो? आइडेंटिकल, क्या होता था? क्या होता था? बॉल्स अगर डिफरेंट है बॉक्सेस कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं। ये बात तो अभी भी सच है कि बॉल्स को इन साइजेस में ही बॉक्सेस में डालना पड़ेगा। बॉल्स को इन साइजेस में ही बॉक्स में डालना पड़ेगा, और चूंकि बॉल्स डिफरेंट हैं तो बॉल्स की ग्रुपिंग करेंगे। बोलो। लेकिन एक बार तुमने चार ग्रुप बना के तैयार कर लिए, तो इनको चार आइडेंटिकल बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करने का एक ही तरीका, जहां पहले चारों बॉक्सेस डिफरेंट होते थे तो चार डिफरेंट ग्रुप्स को चार बॉक्स में डालने के चार फर्टिल तरीके आते थे। बट अगर तुम्हारे पास अब चार ग्रुप्स हैं और सामने चार आइडेंटिकल बॉक्सेस अगर रखे हैं, तो कोई किसी में भी चला जाए फर्क नहीं समझ में आएगा। पिछला मीन्स यहां पर हम ग्रुपिंग तो करेंगे बट डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या होगा? एक। पिछले केस में हमें ग्रुपिंग भी करना पड़ रहा था, फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ रहा था, बट यहां पर हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा? ग्रुपिंग। बोलो। डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका सिर्फ क्या होगा? एक होगा। समझ में आया? हाँ बेटा। नहीं आ गया? और इसका कितना था? 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। शांत। आया पक्का? बेटा। हाँ बेटा। सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी। 1/3 बेटा। ठीक है, बस बात नहीं करो। लास्ट केस बताओ। बॉल्स भी आइडेंटिकल हो बॉक्सेस भी आइडेंटिकल हो। बॉल्स भी आइडेंटिकल हो बॉक्सेस भी आइडेंटिकल हो। क्वेश्चन है, अगर मैं बॉल्स भी आइडेंटिकल कर दूं बॉक्सेस भी आइडेंटिकल कर दूं तो क्या होगा? तो सोचो, ये तो अभी भी सच है कि हमें बॉक्सेस में बॉल्स कुछ इन नंबर्स में ही डालना पड़ेगा। बोलो कुछ तो। ठीक है ना? अब समझना, 7 आइडेंटिकल बॉल्स के एक चार का ग्रुप और 3 एक एक के ग्रुप बनाने के कितने तरीके? 7 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, एक चार का ग्रुप और 3 एक एक के ग्रुप बनाने के कितने तरीके? बिल्कुल सोच पा रहे हो? अगर सोचो सारी बॉल्स आइडेंटिकल हैं तो क्या फर्क पड़ता है तुम कौन से चार अलग कर रहे हो? कौन सा एक कौन सा एक कौन सा एक अलग कर रहे हो? हमेशा एक ही तरीका तो होगा। सोचो जरा। ग्रुपिंग का आंसर इस फॉर्म का कब आता है? जब बॉल्स कैसी हो? डिफरेंट हो। तब मैटर करेगा ना कि जो चार बॉल तुमने अलग किए वो कौन से चार थे। बट अगर सातों बॉल्स आइडेंटिकल हैं तो तुम कोई भी चार अलग करो, एक ही तरीका तो आएगा हमेशा। इस बार ग्रुप बनाने का तरीका क्या हो गया? एक। और एक बार तुम्हारे पास ग्रुप बन के तैयार हो गए तो इन चार ग्रुप को चार आइडेंटिकल बॉक्सेस में डालने का वो भी तरीका क्या आएगा? एक ही है। सामने चार आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं तो चार ग्रुप्स को चार आइडेंटिकल बॉक्सेस में जमाने के एक तरीका। तो शायद समझ में आ गया, इसमें भी ग्रुप बनाने का एक तरीका, डिस्ट्रीब्यूट करने का एक तरीका। ग्रुप बनाने का एक तरीका, डिस्ट्रीब्यूट करने का एक तरीका। तो टोटल आंसर इस केस में तुम्हारा कितना आता? 3 आता।
आया थोड़ा बहुत? हो गया? नहीं है क्या? कुछ तो बोलो। ठीक है शांत। ये केस ध्यान देना, इससे तुम्हें बहुत कुछ समझ में आएगा कि जिन चीजों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और जहां डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर ये भी डिफरेंट है बस और ये भी डिफरेंट है, तुम लोगों ने क्या यूज किया? ग्रुपिंग। बोलो। ग्रुपिंग प्लस डिस्ट्रीब्यूशन। अगर जिन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो आइडेंटिकल है और जहां डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो डिफरेंट है, तो क्या यूज करेंगे हम लोग? बताओ। मल्टीनोमियल। इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो डिफरेंट है, जहां डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो आइडेंटिकल है, तो यहां पर तुम्हारा ग्रुपिंग तो होगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या होगा? एक होगा। और अगर दोनों आइडेंटिकल हो जाए तो सिंपली जितने केसेस तुम बना सकते हो उतना ही आंसर आएगा। जैसे यहां पे देखो 3 केस बने थे तो आंसर कितना आया था? 3, क्योंकि यहां ग्रुप बनाने का तरीका भी एक होगा और डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका भी एक ही होगा। थोड़ा क्लैरिटी हुई दिमाग में? नहीं है क्या? शांत। ठीक है, थोड़ा बताया, कुछ तो बोल दो। चलो अगले, ठीक है। बस मान लो एक एग्जाम है, समझ जाओ। फिजिक्स कितने मार्क्स का है? 50। केमिस्ट्री कितने का है? 50। मैथ्स मान लो कितने का है? 100 का। नंबर ऑफ वेज स्कोर, नंबर ऑफ वेज स्कोर 30% मार्क्स। नंबर ऑफ वेज स्कोर, बात कम करो, 60% मार्क्स। नहीं, मान के चल रहा हूं सिर्फ इंटीग्रल मार्क्स ही अलाउड है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना? सिर्फ इंटीग्रल मार्किंग अलाउड है और नेगेटिव मार्किंग अलाउड नहीं है। क्या करोगे? हम्म, बिल्कुल। तो मैं मानता हूं 3 वेरिएबल्स x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। x क्या है? मार्क्स इन फिजिक्स। x क्या है? मार्क्स इन फिजिक्स। वाई समझ में आ गया होगा, जेड समझ में आ गया होगा। मार्क्स इन फिजिक्स प्लस मार्क्स इन केमिस्ट्री, मार्क्स इन मैथ्स, तीनों मार्क्स मिलाकर 60% बनने हैं। टोटल कितने हैं? 200। 200 का 60% कितना आएगा? 120। तो टोटल उसको 120 मार्क्स स्कोर करने हैं। और x मतलब क्या? मार्क्स इन फिजिक्स मिनिमम 0 हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। ये कितने होंगे? 0 और मैक्सिमम कितने? 50। ये 0 और मैक्सिमम कितने? 100, है ना? क्या इसका आंसर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि डायरेक्टली लिखने में कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा? डायरेक्टली लिखने में कुछ गड़बड़ होगा कि नहीं होगा?
क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल एक साथ अपनी लिमिट क्रॉस कर सकते हैं। सोचो इसको 51 दे दो, इसको भी 51 दे दो, तो मिला के 102 ही तो हुए, बट हमें चाहिए कितने थे? 120। मीन्स गड़बड़ हो जाएगा। मीन्स यहां पर बेहतर क्या होगा? सीरीज लिखो। इसके लिए सीरीज क्या होगी बताओ? ए की पावर 0 प्लस ए की पावर 1 प्लस ए की पावर 2 अप टू ए की पावर 50। सेम इसके लिए, और इसके लिए सीरीज क्या होती? ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए की पावर 2 अप टू कितना? ए की पावर 100। बोलो हाय ना, बोलो यार कुछ तो। चलो इसका सम जीपी का, फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो ए, नंबर ऑफ टर्म्स 1 से लेके 50, 50 और 1 51, 51 माइनस 1 अपन कितना बताओ? ए माइनस का 1। बोलो इस जीपी का सम, फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो ए, नंबर ऑफ टर्म्स 101 माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1, और इसमें हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ ए की पावर 120। नहीं आया? बोलो यार कुछ तो। इसको ब्रैकेट के लिख दूं दोनों को, 1 माइनस ए की पावर 51 का होल स्क्वायर, 1 माइनस ए की पावर 101, 1 माइनस ए, 1 माइनस ए, तो 1 माइनस ए की पावर -3। इसमें अपन को क्या चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ ए की पावर 120। क्या हम इसमें ए की पावर 120 का कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं क्या? यहां से हमें ए की कौन कौन सी पावर्स मिलेंगी? याद करो, नेगेटिव इंटीग्रल पावर होता था, यहां से ए की सारी पावर्स मिलती थी। यहां से ए की कौन कौन सी पावर्स मिलेंगी बताओ? 120, यहां से 0, यहां से 0, यहां से कौन सी पावर उठा सकते हो? 51, यहां से 0, यहां से कितना उठाना पड़ेगा बताओ? 69, और यहां से कौन सी पावर उठा सकते हो? 102, यहां से कितना उठाना पड़ेगा? 18, यहां से कितनी उठा सकते हो? 101, यहां से कितना उठाना पड़ेगा? 19। चला 4 केस बनते, सोचो आराम से। दिक्कत है क्या? 4 केसेस समझ में आए नहीं आए? पक्का? कुछ तो बोलो। चलो इस केस का आंसर बताओ। n प्लस आर माइनस 1, 3 प्लस 120, 123 माइनस 1, 122 सी 120, 122 सी 120 इज इक्वल टू 122 सी 2, 122 सी 120, तो 122 सी 2 लिख सकता हूं ना? यहां से कांस्टेंट, यहां से कांस्टेंट, 1 इंटू 1। पहले केस का आंसर फंस गया कि क्या हो गया? देखना, भूत तो नहीं है? हाँ, बस आराम से, आराम से, चलो आराम से। अगले को बताओ, आराम से बेटा। अगले कैसे बताओ? यहां से 69 का कोएफिशिएंट कैसे करोगे? n 3 r 69, n प्लस आर 72 माइनस 1 71, 71 c 69 या 71 c 2, बात बराबर है? 51, तो 51 के लिए इस पर कितना चढ़ाओगे? 1, और इस पे 1 चढ़ाओगे तो कितना आएगा? 2c 1, इस पूरे पे 1 और इस पूरे पे 1, सोचो नेगेटिव आएगा। पिछला इस पूरे पे 1 एक नेगेटिव आता, और यहां से कांस्टेंट, यहां से कांस्टेंट कितना आएगा? 1। यहां से हमें क्या चाहिए था? 51 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो 51 के लिए इस पर कितना चढ़ाओगे? 1, तो 2c1 इस पूरे पे 1, और इस पूरे पे 1 चढ़ाते तो नेगेटिव आता ना? बात नहीं करो बेटा पीछे। अगले का आंसर बताओ। अगले का आंसर 18, तो n प्लस आर, n प्लस आर 3 प्लस 18, 21 माइनस 1, 20c18, तो 20c18 या 20c2, या था यहां पे 102, 102, तो इस पर कितना रहेगा? 2, तो 2c2, 2c2
इस पूरे पे कितना आएगा? 2 आएगा, और इस पूरे पे 2, तो कितना आता? 1। यहां से 19 कितना आएगा? 3 + 19 22 - 1 21C 19, तो 21C2। यहां से 101, तो 101 का कोएफिशिएंट कितना है? -1। बस यार, तो फाइनल आंसर क्या निकल गया? फाइनल आंसर है अपना 122C2 माइनस का ट्वाइस ऑफ 71C2, बोलो, माइनस का 21C2 प्लस का 20C आंसर है। हाँ, कौन सा केसेस? क्या मैंने बताया था ना, जब दो वेरिएबल एक साथ अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो गड़बड़ हो जाता है, तो मैंने वो नहीं किया। उससे अगर करोगे तो उसमें ये वाला फैक्टर नहीं आ पाएगा तुम्हारा, ये मिस से आता है, वो थोड़ा गंदा होता है सोचना, इसलिए छोड़ो, ऐसे कर लो, ज्यादा बेटर है। ये आया नहीं आया भाई? नहीं आ रहा क्या? कितना रहेगा इसमें? बस यार, बात नहीं करो। आगे चले। ये लॉजिक आया? ठीक है, मल्टीनोमियल ही थे तो। अगले ना, अगला बड़ा अच्छा है। नंबर ऑफ वेज, बस बात कम करो। 5 गर्ल्स and 14 boys be seated such that such that पहला, there are there are exactly 2 boys between any 2 girls। बात नहीं करो। And second part, शांत, there are at least 2 boys between, बात नहीं करो। थोड़ा शांत बैठा रहा हो यार। चलो, बात नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ वेज, 5 गर्ल्स एंड 15 बॉयज कैन बी सीटेड। 5 गर्ल्स और 15 बॉयज को बिठाना है। पहला पार्ट है, देयर शुड बी एग्जैक्टली 2 बॉयज बिटवीन एनी 2 गर्ल्स। और सेकेंड पार्ट में, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 बॉयज बिटवीन एनी 2 गर्ल्स। कैसे करते हैं? 5 गर्ल्स हैं। चलो पहला पार्ट करते हैं, ठीक ना, तुम्हें दिक्कत होगी। पहले मैं 5 गर्ल्स को बिठा दूं। 5 गर्ल्स को बिठाने कितने? 5 फैक्टोरियल, जानते हो। अब इसने कहा हर 2 गर्ल्स के बीच में 2 बॉयज बैठने हैं, तो 2 बॉयज यहां बैठेंगे, 2 बॉयज यहां, 2 यहां, 2 यहां। ये तो 8 ही हुए, 15 बॉयज हैं। तो बचे हुए 7 कहां कहां बैठ सकते हैं? बचे हुए 7 या तो यहां बैठेंगे या तो यहां बैठेंगे। फिर क्वेश्चन उठेगा कितने यहां कितने यहां। क्वेश्चन ये तो उठेगा कि कितने यहां बिठाओगे कितने यहां बिठाओगे।
तो उसके लिए सोचो क्या बनेंगे केसेस, कि भाई बचे हुए 7 में यहां बिठाओ 0, यहां बिठाओ 7, या यहां 1, यहां 6, यहां 2, यहां 5, या यहां 7, यहां 0। तो कितने केसेस बने? 8। नहीं चला, कुछ तो बोलो। तो समझना मैं कर क्या रहा हूं। पहले मैंने गर्ल्स को अरेंज कर दिया, गर्ल्स बैठ गए। अब मुझे 15 बॉयज के लिए 15 आइडेंटिकल कुर्सियां लगानी थी। तो मैंने क्या करा, हर 2 गर्ल्स के बीच में 2-2 कुर्सी तो लगा दी, तो 8 कुर्सियां लग गई, ठीक है ना। मैंने कुर्सी लगाने वाले को भेजा कि तुम जाके पहले 15 कुर्सियां लगा दो। तो उसको कुर्सियां लगाने के कितने तरीके हैं? 2-2 तो सोचो वो बीच में लगा देगा, तो 8 कुर्सियां तो खत्म हो गई। बची जो 7 कुर्सियां हैं उनको लगाने के उसके पास कुल 8 तरीके थे। तो जो कुर्सी लगाने वाले के पास 15 कुर्सियां लगाने के कुल 8 तरीके थे ना। 2-2-2 यहां तो फिक्स है, बट यहां और यहां मिला के 7 कुर्सियां होनी चाहिए। अब वो कितनी कितनी है, यहां 0, यहां 7, यहां 1, यहां 6, टोटल 8 तरीके थे। मीन्स 15 कुर्सियां लगाने के कुर्सी वाले के पास कितने तरीके हैं? 8। अब 15 कुर्सियां लग चुकी होंगी, तो अब बोलो 15 बॉयज को जाओ इन 15 कुर्सियों पे बैठ जाओ। बड़ा मुश्किल है सोचना। समझो मैंने क्या किया, पहले गर्ल्स को बिठाया, फिर मैंने बॉयज को भेजने से पहले मैंने क्या किया, एक कुर्सी वाले को भेजा कि जाके तुम यहाँ पे 15 आइडेंटिकल चेयर्स बिछा दो, इसमें हर 2 गर्ल्स के बीच में 2 कुर्सी होनी चाहिए। उसने 2-2 कुर्सी तो बीच में रख दी। अब बची जो 7 कुर्सियां थी उनको प्लेस करने के उसके पास कुल 8 तरीके और थे। ये चला, तो कुर्सी वाले ने कहा कि सर मेरे पास 8 तरीके हैं। मैंने कहा ठीक है। अब ये करने के बाद कुर्सियां लग चुकी होंगी, तो सामने 15 बॉयज 15 कुर्सियां उनको बिठाने का 15 फैक्टोरियल। बिल्कुल नहीं आया। अगले पार्ट कैसे, तुम बताओ कैसे करोगे? अगले पार्ट का आंसर तुम बताओ कैसे करते? कैसे करोगे? हम्म? इस बार भी ध्यान देना, प्रोसेस सेम रखो। प्रोसेस अभी भी क्या है, पहले 5 गर्ल्स को बिठा दो। कान, पहले 5 गर्ल्स को बिठा दे, बोलो। अब एक कुर्सी वाले को पकड़ो और उसको बोलो जाके यहां 15 चेयर्स लगा दो। और तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि इस बार हर 2 गर्ल्स के बीच में कम से कम 2 चेयर होनी चाहिए, कम से कम 2 चेयर होनी चाहिए। तो इस बार ध्यान रखना, फिक्स नहीं है कि यहां 2 ही चेयर होंगी, यहां 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, यहां 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। अब क्वेश्चन उठता है कि इन जगह पर मिलाकर 15 आइडेंटिकल चेयर्स प्लेस करने के कितने तरीके हैं? यही तो नया क्वेश्चन हो गया। तो जरा सोचो, इन जगह पर तो मैं क्या कर रहा हूं, लेट सपोज यहां कितनी चेयर्स उसने लगाई, तो x1 होता। इस गैप में उसने कितनी चेयर्स लगाई, वो x2 होता। यहां उसने कितनी चेयर्स लगाई, यहां, यहां और यहां, और टोटल चेयर्स जो वो लगाएगा वो कितनी होनी चाहिए? 15। और इस हिस्से में इसने जो चेयर लगाई हैं इनकी संख्या कम से कम, तो और यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। सोच लो। नेक्स्ट काम क्या था कि 7 गैप्स में उसको 15 चेयर्स रखनी थी और इन गैप्स में कम से कम 2 चेयर होनी चाहिए। तो क्वेश्चन उठता है यहां उसने कितनी चेयर्स लगाई, x1, यहां कितनी चेयर्स लगाई, x2, मल्टीनोमियल बन गया। और यहां 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 कम से कम 2-2 चेयर तो लगानी लगानी है उसको।
नहीं आया। तो अब चेयर वाले के पास चेयर लगाने के कितने तरीके, तो इस मल्टीनोमियल के सॉल्यूशन। तो ये कौन सा केस हो गया, लो लिमिट का, तो दो 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 8 दे दो। 8 अगर जाते तो कितने बचते, 7। तो 7 + 5 C5। तो चेयर लगाने के तरीके कितने होंगे, 12C5। ये तुम्हारे क्या है, चेयर लगाने के तरीके आए कि भाई इतने डिफरेंट तरीके से चेयर वाला चेयर लगा सकता था। तो गर्ल्स को बिठा दिया, चेयर वाले ने चेयर भी लगा दी। अब 15 बॉयज को भेजो और बोलो इन 15 चेयर्स में जाके बैठ जाओ। नहीं आया। लग नहीं रहा है, नहीं आ रहा। फिर मैं प्रोसेस हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले गर्ल्स को बिठा रहे हैं, फिर चेयर्स लगा रहे हैं, फिर बॉयज को बिठा रहे हैं। नहीं, सच्ची बताओ, आता नहीं आता यार। ये क्वेश्चन भी आया। अगर मान लो सेम क्वेश्चन, इफ इंस्टेड ऑफ रो, इफ इंस्टेड ऑफ रो they should be arranged in circle, they should be arranged in सर्कल। बात कम करो, अगर रो की बजाय इन सबको हमें एक सर्कल में अरेंज करना होता, और प्रीवियस क्वेश्चन मतलब हर दो गर्ल्स के बीच में एटलीस्ट 2 बॉयज आने चाहिए, उसका आंसर कैसे लिखते। रो की बजाय हमें इनको एक सर्कल में अरेंज करना है और हर दो गर्ल्स के बीच में कम से कम 2 बॉयज आने चाहिए। इस काम को करने के कितने तरीके, क्या करोगे, बोलो जल्दी, जल्दी बोला करो यार। पहले पांचों गर्ल्स को सर्कल में अरेंज कर दे, तो पांचों गर्ल्स को सर्कल में अरेंज करने का कितना, बोलो है ना। अब पांचों गर्ल्स बैठ चुकी है, अब 5 गर्ल्स के बीच में कितने गैप, 5। तो इस बार वापस से कुर्सी वाले को भेजू, तो कुर्सी वाले ने यहां कितनी कुर्सियां लगाई, x1, यहां कितनी लगाई, x2। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, और कुल मिलाकर उसको कितनी कुर्सी लगानी है, 15। और इस बार हर गैप में कम से कम 2 कुर्सियां आनी चाहिए। तो कुर्सी लगाने के कितने तरीके, तो 2 2 2 2 10 चले गए, बचे कितने, 5। 5 + 4 C4। कुर्सी लगाने के सोचो कितने तरीके, नहीं आ रहा। और एक बार कुर्सियां लग गई, फिर 15 बॉयज को बिठाने का 15 फैक्टोरियल। अब नहीं आ रहा होगा। सच में आया, बोले यार कुछ तो। क्या बेटा, वही कुर्सी लगाने के तरीके। यहां उसने x1 कुर्सी लगाई होंगी, यहाँ x2, यहाँ x3, यहाँ x4, यहाँ x5, और सबका सम कितना चाहिए, 15। और हर जगह कम से कम 2, कम से कम 2 कुर्सी लगनी चाहिए। इस मल्टीनोमियल का सॉल्यूशन, लो लिमिट का केस हो गया, तो सबको 2 2 2 2 दे दो, 10 चले गए, बचे कितने, 5। 5 + 4 C4 बस। आ रहा है ना भाई, कुछ तो बोलो यार।
ये लॉजिक भी आया? आया नहीं आया? शांत, अगला देखें, अगला बताना चलो। नंबर ऑफ वेज, शांत, डिस्ट्रीब्यूट 10 identical apples and 5 identical oranges among three students. Among three students, if each should get at least one fruit, at least one fruit of each type, at least one fruit of each type. अब अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा सर। 10 आइडेंटिकल एप्पल्स और 5 आइडेंटिकल ऑरेंजेस को 3 बच्चों में बांटना है, ताकि हर एक बच्चे के पास कम से कम एक फ्रूट जाना चाहिए हर टाइप का। हर एक बच्चे के पास एक एप्पल और एक ऑरेंज कम से कम जाना ही जाना चाहिए। सेपरेटली, बिल्कुल सही है। तो सिंपल सी बात है, इस काम को दो पार्ट में डिवाइड कर लो। पहले हम एप्पल्स बांट दें, फिर हम ऑरेंजेस बांट देंगे, और अपना पूरा काम खत्म तब होगा जब हम पहला काम और सेकेंड काम दोनों कर लेंगे। तो बीच में मल्टीप्लाई आएगा, प्लस आएगा, मल्टीप्लाई। तो पहले क्यों ना हम एप्पल्स को बांट दें। तो एप्पल्स को बांटने के लिए पहले बच्चे को कितने एप्पल्स दिए, सेकंड को कितने दिए, थर्ड को कितने दिए, और तीनों मिला के कितने एप्पल्स बांटने हैं, 10। और हर एक को कम से कम एक एप्पल जाना चाहिए। फिर ऑरेंजेस बांटने के, पहले बच्चे को कितने ऑरेंज दिए, सेकंड को कितने ऑरेंज दिए, थर्ड को कितने ऑरेंज दिए, दोनों मिला के कितने देने हैं, 5। और हर एक पे कम से कम एक ऑरेंज जाना। इसका आंसर एक 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 सबको दे दें, बचे कितने, 7। 7 + 2 C2, 9 C2। यहां एक 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 सबको दे दो, बचे कितने, 2। 2 + 2 C2, 4 C2। बस, बस कितनी बात कर रहे हो। ये लॉजिक आया, बात नहीं। आया पक्का। शांत, सेकेंड पार्ट, व्हाट इफ ऑरेंजेस वेर डिफरेंट। शांत जाओ। क्या होता अगर पिछले क्वेश्चन में जो ऑरेंजेस होते वो डिफरेंट होते, बट एप्पल्स कैसे रहते, आइडेंटिकल। एप्पल्स आइडेंटिकल होते लेकिन ऑरेंजेस कैसे होते, मान लो डिफरेंट, तो क्या करते। हाँ,
बिल्कुल। तो एप्पल के लिए तो हम अभी भी मल्टीनोमियल लगा सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिकल चीजों को डिफरेंट जगह डिस्ट्रीब्यूट अगर करना है तो सीधा मल्टीनोमियल काम कर जाएगा। लेकिन ऑरेंजेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 3 बच्चों में, ताकि सबको कुछ ना कुछ मिले, हम लोग क्या करेंगे? ग्रुपिंग प्लस डिस्ट्रीब्यूशन। तो 3 1 1 या तो ऐसे बांटते या 2 2 1 ऐसे बांटते। ठीक है, तो इसका आंसर हम देख ही चुके थे, कितना आया था? 9C2। इसका आंसर पहले 5 चीजों का, एक 3 का और एक 2 का ग्रुप बनाओ, फिर इनको 3 बच्चों में बांट दो। या 5 चीजों का 2 2 और 1 का ग्रुप बनाओ, 2 2 और 1 का ग्रुप बनाओ, फिर इनको बच्चों में बांट दो। आंसर क्या आएगा? 9C2 इंटू इसका आंसर 150 आता है। अभी भी हम वही कर रहे हैं, एप्पल्स को अलग बांट रहे हैं, ऑरेंजेस को अलग बांट रहे हैं। ऑरेंजेस को बांटने के लिए डिफरेंट चीजों को डिफरेंट जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ग्रुपिंग प्लस डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किया। बोलो रे कुछ तो यार, नहीं है क्या? ये भी सीख गए। नहीं आ रहा क्या? पक्का? चलो अगला देखें। बस बात नहीं बेटा। चलो अगला था ना, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। शांत। चलो अगला कंसेप्ट देखना। Number of non-negative integral solutions of x plus y plus z is lesser than or equal to 10। ठीक है, तुम्हारा इस बार क्वेश्चन देने वाला क्या कह रहा है कि इस बार कितने सॉल्यूशंस होंगे x, y और z में, ताकि इन तीनों का सम मिलकर या तो 10 हो जाए या 10 से छोटा भी हो सकता है। तो x, y और z का सम मिलकर क्या क्या हो सकता है? सोचो, 10 भी हो सकता था, और 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, एंड सो ऑन करते करते 1 भी हो सकता है, और वर्स्ट केस में क्या हो सकता है? 0। क्वेश्चन देने वाले ने यही कहा कि एक्स वाई जेड के अब कितने सॉल्यूशन होंगे ताकि इनका सम या तो 10 दिख रहा हो या 10 से कम दिख रहा हो। हमने सारे पॉसिबल केस देख लिए, या 10 होता है, या 9 होता है, या 8 होता है, जा सा 0, 0 से छोटा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक्स वाई जेड सबके सब क्या है? नॉन नेगेटिव है। तो अगर नेगेटिव होना होता तो इनमें से किसी एक को नेगेटिव होना पड़ेगा ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। चलो इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे अपन को पता है। बोलो। 10 + 2 C2, तो इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे? 12C2। इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे? 11C2। इसके 8 + 2C2, 10C2। बढ़िया पैटर्न दिख रहा होगा। 0 + 2C2, 2C2। और क्या हम इन सब का सम करना जानते हैं? अच्छी बात क्या है, सबका लोअर सफिक्स कैसा है? कांस्टेंट। और सबका लोअर सफिक्स सेम होता था, आंसर डायरेक्टली हम लिखना जानते थे, इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा। 13C T
माइनस 2c, इससे एक ज्यादा 2c3, जो कि क्या होगा 0। याद है? अरे मैंने कहा था लोअर सफिक्स सबका कांस्टेंट होता है, तो सीधा इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा 13c3 माइनस जो सबसे छोटा वाला हो उसमें लोअर सफिक्स बढ़ा दो 2c3, बट 2c3 तो 0 होगा ना, कुछ तो बोलो। ये तरीका है। छाप ले गया। हम्म, चलो दूसरा मेथड देखना। दूसरा मेथड देखो, चलो ध्यान दो, अपन सारे सवाल इसी तरीके से करेंगे, उससे कम ही करेंगे। हमें x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन और इक्वल टू 10 के लिए सॉल्व करना है, और ये सब के सब क्या है, 0 से इन्फिनिटी, मानते हो? तो मैं क्या करूंगा, इस लेसर देन और इक्वल टू को मैं इक्वल टू से रिप्लेस कर दूंगा, और यहां पर हम लोग एक डमी वेरिएबल ऐड करेंगे। यहां पर हम लोग एक डमी वेरिएबल ऐड करेंगे जिसकी लिमिट 0 से 10 होगी। तो इस केस का आंसर कितना आता है, 10 प्लस 3 C3, तो कितना आता, 13C3। अब क्वेश्चन उठता है, ये काम क्यों किया, समझो। हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या क्या ले सकते थे, 10 ले सकते थे, 9, 8, 7, 6, 0 सब ले सकते थे। जब सोचो डमी वेरिएबल 0 होता, डमी वेरिएबल के लिए हमने कहां से अलाउ करी, 0 से लेकर 10 तक अलाउ करी है। मान लो डमी वेरिएबल ने 0 वैल्यू ली, तो इन तीनों का सम मिलके कितना आएगा, 10। कभी ना कभी लैम्डा 1 वैल्यू लेता, जब लैम्डा की वैल्यू 1 होती तो इनका सम कितना आता, 9। जब लैम्डा 1 है तो इनका सम 9 होना पड़ेगा ना, नहीं आया। जब लैम्डा 2 वैल्यू लेता तो इसका सम कितना आता, 8। जब लैम्डा 3 होता तो इसका सम कितना होता, 7। जब लैम्डा 10 होता तो इसका सम कितना आता, 0। वो सारे केसेस देखो यहां कवर हो